जय हिंद दोस्तों। संभव 2023 के सीरीज का ये अगला वीडियो है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मौलिक अधिकार देश के निरपेक्ष कानून है। ये कथन गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार असीमित नहीं है बल्कि वाद्य योग्य है। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि इस तरह के प्रतिबंध उचित है या नहीं, यह अदालतों द्वारा तय किया जाना है। दूसरा कथन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है। ये कथन सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 31A का उद्देश्य संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा करना है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है अनुच्छेद 31C मौलिक अधिकारों के खिलाफ नीति निर्देशक सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा करना है। ये भी कथन सही है। अगर जो देखें इसमें तो अनुच्छेद 31A जिसे संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाले कानूनों की सुरक्षा, और अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची के कुछ अधिनियम और विनियमों की वैधता। अगर देखें अनुच्छेद 31C में कुछ निर्देशक सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कानूनों की सुरक्षा। अतः ये कथन और कथन 2 दोनों सही हैं। तीसरा कथन है संविधान किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। ये भी कथन सही है। किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। मार्शल लॉ का अर्थ यह व्यवस्था बहाल करने के लिए असामान्य परिस्थिति में लगाया गया सैन्य शासन, जिसे आर्टिकल 34 कहते हैं, वे होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सहकारी समितियों और राजनीतिक दलों के गठन का मौलिक अधिकार है। ये कथन गलत है, क्योंकि संविधान सहकारी समितियों के लिए प्रावधान प्रदान करता है जो अनुच्छेद 19(1)C के तहत एक मौलिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दलों के गठन का अधिकार नहीं देता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा है आत्मदोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अंगूठे का निशान, नमूना हस्ताक्षर, रक्त के नमूने देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी कथन गलत है। आत्मदोषारोपण के खिलाफ सुरक्षा में मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों शामिल हैं। भौतिक वस्तुओं का अनिवार्य उत्पादन, अंगूठे का निशान, नमूना हस्ताक्षर, रक्त के नमूने देने की मजबूरी और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शनी है। अतः यह कथन 2 गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ये कथन सही है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। दूसरा कथन है परमादेश की रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ये कथन गलत है। यह अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है जो उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है, जिसे वह करने में विफल रहा या करने से इनकार कर दिया, या किसी भी सार्वजनिक निकाय या निगम
या एवर अदालत या न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी उसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। इसलिए यह कथन गलत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्परिवर्तन वायरस की आनुवांशिक सामग्री में होने वाला एकल परिवर्तन है। ये कथन सही है, क्योंकि म्यूटेशन और वेरिएंट का इस्तेमाल कभी कभी एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन उनका अर्थ काफ़ी भिन्न भिन्न होता है। उत्परिवर्तन वायरस की आनुवांशिक सामग्री, जिस मामले में RNA के एकल परिवर्तन है, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। दूसरा कथन है, वेरिएंट वायरस का पूरा क्रम है जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। ये भी कथन सही है, जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो जाएंगे, जबकि वेरिएंट वायरस का एक संपूर्ण अनुक्रम है जिसमें एक से अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव ऊर्जा फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव ऊर्जा फसलें उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं जहां उनकी खेती की जाती है। ये कथन सही है। एक अध्ययन में पाया गया है कि वार्षिक फसलों को 12मासी जैव फसलों में परिवर्तन करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो सकता है जहां उनकी खेती की जा सकती है। दूसरा कथन है, गेहूं, मक्का, मुख्य खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, गन्ना और अन्य फसलें कुछ जैव ऊर्जा फसलें हैं। ये भी कथन सही है। वे फसलें जिनसे जैव ईंधन का उत्पादन या निर्माण किया जाता है वो जैव ईंधन फसलें या जैव ऊर्जा फसलें कहलाती हैं। ऊर्जा फसल एक शब्द है जिसका उपयोग जैव ईंधन फसलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इनमें गेहूं, मक्का, प्रमुख खाद्य तिलहन, खाद्य तेल, गन्ना और अन्य फसलें शामिल हैं, इसलिए ये कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। ये कथन सही है। यह 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय परियोजना है। दूसरा कथन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED ने PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पादन ब्रांड लॉन्च किए हैं। ये भी कथन सही है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NAFED द्वारा PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के अंतर्गत 6 एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किया है, इसलिए यह कथन सही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा किया गया था। ये कथन सही है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, इसे ब्लैक पोगोंडा के नाम से जाना जाता है। ये कथन गलत है। इस मंदिर को सफ़ेद पोगोंडा कहा जाता है और यह 4 धाम तीर्थ यात्रा जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण, यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है, अति शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो गया। ये कथन सही है, क्योंकि चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो एक अति शिकार के कारण भारत से विलुप्त हुआ है। दूसरा कथन है, अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से बड़ा होता है। ये भी कथन सही है। अफ्रीकी चीता एशियाई चीता की तुलना में आकार में बड़ा होता है। शरीर पर बहुत अधिक फर, छोटे सिर व लंबी गर्दन, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं और प्रायः बिल्ली के समान दिखते हैं। तीसरा कथन है, अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों को IUCN के रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
ये कथन गलत है। अफ्रीकी चीता को IUCN के रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि एशियाई चीता को अति संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। आज इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन किए। अब इस सीरीज का अगले वीडियो में भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।